Hello everyone, welcome to KGSIS, the most trusted learning platform in India। और मैं तो मनोज जायसवाल हूँ ही, आप जानते ही हैं। और अपनी गवर्नेंस की क्लास में हमने एक बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। लंबी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में लंबी यात्रा तय हो चुकी है। आप सबको एहसास तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है। अब देखिए कि कल हम लोग बात कर रहे थे जिन चीज़ों की, उसी पर आज क्लास आगे बढ़ेगी, है ना। और हम लोग बात कर रहे थे जिन चीज़ों की, गवर्नेंस पे, थोड़ा टेक्निकल काम कर रहा था। ओके, तो लगभग आधा सिलेबस जा चुका है, आपको एहसास भी नहीं हुआ। और अगर आप देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। जैसे सबसे बड़ी बात कि अब आप प्रश्नों को सॉल्व करने की पोजीशन में आ चुके होंगे। आप अपने क्वेश्चंस इजीली लिख पा रहे होंगे, और अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो आज के बाद आप अपने आंसर्स भी लिखना शुरू कर देंगे। ठीक, ऐसा क्यों होगा कि आज के बाद, और फिर कई बार आपने पहले भी मुझसे कहा कि सर आंसर बता दीजिए, आंसर राइटिंग बता दीजिए, पर मैंने नहीं किया। उसके कुछ कारण होते हैं, आज आपको पता चल जाएगा। ठीक, और हाँ, सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जब आप उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि सब आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ये आपकी विशेषता है जो आप कर पाते हैं। चलिए, तो अगर आप सभी लोग सहमत होंगे, व्हाट इज दिस मैन, अगर आप सभी लोग सहमत होंगे तो क्लासेस का वक्त जो है अगले सत्र से 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक मैं कर दूंगा, 2 घंटे का, अगले वीक से। या हो सकता है कि हो सकता है कल से हो जाए। ठीक, चलिए, so today we are going to go ahead with our topic accountability, जवाबदेही। जवाबदेही के संदर्भ में आप लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है।
ठीक, अब ये जानना है कि भाई जब ये लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक ऑफिशियल्स अकाउंटेबल होंगे या होते हैं, तो ये अकाउंटेबल किसके प्रति होते हैं या किसके प्रति होने चाहिए? पहली बात तो अकाउंटेबल टू whom। अगला सवाल जो आप पूछते हैं, किसके प्रति जवाबदेह, यहीं से मेरी आगे की बात शुरू होगी। किसके प्रति जवाबदेह, अकाउंटेबल टू whom। ठीक, ये एक बैकग्राउंड है, यहीं से आगे क्लास बढ़ेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर, बेटा ये सवाल का जवाब मैं नहीं बता सकता कि रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है। ये सब आप पूछिए इनसे, क्या नाम है, मैनेजमेंट से। तो चलिए, तो अकाउंटेबल टू whom का जवाब होता है सही मायने में तो भाई जनता के प्रति, क्योंकि डेमोक्रेसी है, नागरिक के प्रति या नागरिकों के प्रति। ठीक, एक तो ये जवाब हुआ। दूसरा, ठीक है 3 से 5 कर लेंगे, अभी क्लास ले लीजिए। 3 से 5 कर लेंगे लेकिन अभी क्लास लीजिए। 4 से 6 करने की प्लान है मेरी, नहीं तो 3 से 5 तो यहां संभव नहीं है। ठीक, अब जनता के प्रति जब जवाबदेही होती है, जनता के प्रति जब जवाबदेही होती है तो जनता को सीधे तो कोई जवाब देने आता नहीं है ना। तो जनता के प्रति जो जवाबदेही है वह कैसे सुनिश्चित होगी? तो जनता के पास जिस प्रकार के, हाँ आगरा ऑफलाइन पढ़ा गई हूं, पढ़ाया है मैंने, ठीक बात। तो जानते हैं तो, थैंक यू। अरे गवर्नेंस के लेक्चर्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। आज आप देखोगे अकाउंटेबिलिटी का सारा मामला ही कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। कल तक ये खत्म हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी, परसों ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में 5 क्लास, सिलेबस खत्म। चलिए, तो आप देखिए किसके प्रति जवाबदेह, तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही है, और दूसरी तरफ उनके अपने खुद के हायरार्की के प्रति। ठीक है, इसको कहेंगे टू देयर इंटरनल हायरार्की, इंटरनल आंतरिक पदसोपान के प्रति। ठीक, इंटरनल हायरार्की, इंटरनल हायरार्की। चलिए, लेकिन अब इन दोनों के मामलों को यदि आप देखना चाहें तो ये तो समझ आता है कि अच्छा भाई एक संगठन है, इसमें नीचे से ऊपर तक सभी अधीनस्थ, ऑल द सबऑर्डिनेट्स आर अकाउंटेबल टू देयर इमीडिएट सुपीरियर एंड अल्टीमेटली टू द सुपीरियर। ये बहुत समझ में आ जाता है। लेकिन नागरिकों की तरफ या नागरिकों के प्रति
जो जवाबदेही का मामला है वो कैसे सुनिश्चित होगा? हम आप तो जा करके उनसे जवाब ले नहीं पाते हैं, ठीक? नहीं ले पाते हैं, तो फिर वहां कैसे संभव होगा? तो इसलिए अब देखिए, और दूसरी तरफ कैसे सुनिश्चित होगा जवाबदेही? क्योंकि जवाबदेही के संदर्भ में आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि यह एक औपचारिक तरीके से सुनिश्चित की जाने वाली अवधारणा है। तो जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जाए? हाउ टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी? जब ये सवाल आता है तो इसका उत्तर होता है थ्रू कंट्रोल मैकेनिज्म्स। इसका जवाब आता है जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु नियंत्रण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण प्रविधियों का, लिखते चलेंगे आप, का प्रयोग, शॉर्ट में ही लिखते जाएं बस, कोई डिक्टेशन नहीं है, ये समझाने की बात है, ठीक? चलिए, डियर स्टूडेंट्स, check your connection, that may be your problem। यहां से क्लास बहुत अच्छे तरीके से लाइव हो रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप अपने नेटवर्क को चेक करें और बाकी चीजें देखें। चलिए, नाउ, तो इसका मतलब नियंत्रण के द्वारा आप सारा कुछ कर सकते हैं। अब नियंत्रण कैसे होगा? तो नियंत्रण जो है कैसे हो सकता है, यानी कि नियंत्रण, कंट्रोल, ध्यान से समझिएगा। नियंत्रण जो है वह क्या है? तो नियंत्रण वास्तव में जवाबदेही का सुनिश्चित करने का तरीके में आता है। ओके, क्लियर? ध्यान में रखिएगा, इट इज द मैकेनिज्म और इट इज अ मेथड टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। प्रविधियां, नियंत्रण के बाद प्रविधियां। ओके, नियंत्रण प्रविधियां। चलिए, अब देखिए कि इन पर नियंत्रण कैसे होता है और फिर ये नियंत्रण क्यों होना चाहिए। ये सारी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। इनफैक्ट इसका जो दूसरा वाला पक्ष है कि नियंत्रण क्यों होना चाहिए, इसका जवाब आप पीछे दे चुके हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करना है तो नियंत्रण करना पड़ेगा, ठीक? चलिए, तो आ जाइए नियंत्रण में। अब नियंत्रण ब्यूरोक्रेसी पर दो तरह से हो सकता है, दो तरह से। कंट्रोल हिंदी में लिखे नियंत्रण, और नियंत्रण दो तरीके का। एक तो हुआ इंटरनल, फिर वही बात आ गई यहां पर इंटरनल, आंतरिक, यहां इस संगठन के अंदर, है ना? और दूसरा हुआ बाह्य, एक्सटर्नल। बाह्य। अब अगर आप देखोगे कि बाह्य का मतलब, कल भी हम लोगों ने बात किया था कि बाहर से फॉर्मल चीजें, औपचारिक तरीके बाहर से
बाहर से सुनिश्चित की जाती हैं। ठीक है, क्लियर? तो बाहर से जो आएंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो बाहर से बाह्य एक्सटर्नल कंट्रोल के अंतर्गत आपके आते हैं नंबर 1 पर लेजिस्लेटिव कंट्रोल। लेजिस्लेटिव कंट्रोल। नंबर 2 जुडिशियल कंट्रोल। नंबर 3 executive control. But this executive control means what? Executive control means what? Executive control means control by political executives on परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हिंदी वाले लिखेंगे पहला वाला विधायी नियंत्रण, दूसरा न्यायिक नियंत्रण, तीसरा कार्यपालकीय नियंत्रण, और इसके बाद ब्रैकेट में जरूर लिख लेंगे राजनीतिक कार्यपालकों द्वारा स्थायी कार्यपालकों पर नियंत्रण। अच्छा, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं ना लिखें, जो स्टडी मटेरियल मिला है उसमें सब दिया हुआ है, समझ लें। उसमें ये पूरा टॉपिक अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल का बहुत डिटेल में दिया हुआ है। वेदर इट इज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम डज नॉट मैटर, सो यू कैन गो फॉर दैट। ओके, चौथा है नागरिक नियंत्रण, सिटीजन कंट्रोल। ओके, ये सब बाहर के हैं। सिटीजन कंट्रोल, नागरिक नियंत्रण। डन? हाँ, someone has written done. Now, internal control, aspects of internal control. Number 1, personnel management. Personnel management. कार्मिक प्रबंध, कार्मिक प्रबंध या प्रबंधन। Thereafter, budgetary system, budgetary system, बजटीय व्यवस्था, Number 3, I mean C, efficiency and performance appraisal. Efficiency and performance evaluation आप लिख सकते हैं, performance evaluation। हिंदी वाले लिखेंगे, सी को हिंदी में यहां लिख दे रहा हूं मैं, कार्य कुशलता एवं निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन।
Thereafter, D, professional standards. पेशेवर मानदंड. E, hierarchical order. पद सोपान व्यवस्था. F, ACR, annual confidential report. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट. लास्ट में अगर सब कुछ काम ना करेगा और एम्प्लाई गड़बड़ करता रहेगा तो क्या हो जाएगा? जी, इंक्वायरी, आई एम सॉरी, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशंस, जांच पड़ताल. जांच पड़ताल. ठीक. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यही इंटरनल कंट्रोल वाला हेडिंग डालेंगे. अगले पेज में जाकर के इंटरनल कंट्रोल वाला हेडिंग डालें और इसको कंप्लीट करें, फिर मैं बात करता हूं. एंड इफ इट इज डन देन प्लीज टेल मी. सब बताऊंगा अभी. ये कंप्लीट हो जाए तो बताइए जल्दी से. डन इन इंग्लिश. हिंदी डन और नॉट? डन. पता नहीं आपके यहां ही मैंने अनाउंस किया था कि नहीं कि पूरी क्लास में शांति के साथ बैठो, सवाल बचेंगे तो प्राइज मनी मिलेगा. थैंक यू, वेरी गुड. तो शांति के साथ बैठो. इसमें आरटीआई कहाँ आएगा, इसमें सिटीजन चार्टर कहाँ आएगा, काहे पेशेंस खोते हो? आराम से सुनो, पढ़ते रहो. चलिए, तो अगला हेडिंग डालिए, ये वाला, आंतरिक नियंत्रण. हेडिंग डाल दीजिए, प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण के तरीके. 10 मार्क्स में ये केवल इतना ही आ जाता है. इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल. ठीक, 10 मार्क्स में इतना ही आ सकता है. क्या? आंतरिक नियंत्रण, प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण के तरीके. योर हेडिंग मस्ट बी इन इंग्लिश आल्सो. मेथड्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. अब क्या करेंगे? सपोज ये क्वेश्चन आया है तो करना क्या होगा? मैं सीधे प्रश्न के अनुसार लिखवा रहा हूं. मैंने आपसे कहा था कि उत्तर लिखना आज की क्लास से आप सीख जाएंगे. मान लो यही क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में, तो अब इसका आंसर लिखना कैसे है? तो सबसे पहले सवाल अगर पूछ लेता है नियंत्रण से, तो आपको यह पता होना चाहिए कि नियंत्रण का संबंध किससे. जैसे ही आप दिमाग लगाएंगे आपको पता चलेगा, अरे इसका संबंध तो जवाब दे से. तो बस क्या करना है? इसका इंट्रो लिखना है. और रेडीमेड इंट्रो आपको कल की क्लास में मिल गया है.
क्या लिखा है? आप देखेंगे तो आपको मिलेगा लिखा हुआ कि इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों में प्रशासन की जटिलता बहुत बढ़ चुकी है। और उसी के साथ आप एक और चीज लिखे थे, जाके देखिए अपनी कॉपी में। हाँ, आंतरिक जवाबदेही का उत्तर है ये। शुरुआत करेंगे एक इंट्रोडक्शन देते हुए जवाबदेही से संबंधित। इंट्रोडक्शन किससे रहेगा संबंधित? जवाबदेही से। तो शुरुआत करेंगे कि आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों में प्रशासन की जटिलता अत्यधिक बढ़ गई है और लोक सेवकों के पास क्या आता है? अपने प्राधिकार के प्रयोग, वेरी गुड रितु, अपने प्राधिकार के प्रयोग में विवेकाधीन शक्तियां या शक्तियों का प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं। और इसी के कारण क्या होता है? नागरिक शिकायतें बढ़ती हैं, नागरिक शिकायतें जन्म लेती हैं। ठीक? और अगर नागरिक शिकायतें जन्म लेती हैं तो क्या करना होगा? मिस्टर पवन, you just see your copy, man. I'm just telling here. In the present modern democratic states, the complexity of the government and the administration has increased manifold. Has increased manifold. And the public officials in exercise of their authority use their discretionary power, discretionary power that causes, लिखिए, that causes public grievances, that causes public grievances. If not, हिंदी में बोल चुका हूं, if not used lawfully and sensibly, not used lawfully and sensibly. हिंदी में भी लिख लो भैया, फिर से बोल रहा हूं। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों में आपको लगता ही है आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों में प्रशासन की जटिलता अत्यधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में लोक सेवकों के पास अपने प्राधिकार का प्रयोग करते समय विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग
के अवसर मिलते हैं। यदि लोक सेवकों द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग विधि सम्मत एवं संवेदनशीलता के साथ ना किया जाए, बुद्धिमत्ता, विधि सम्मत एवं बुद्धिमत्ता के साथ नहीं किया जाता तो क्या बढ़ेगा? नागरिक शिकायतों में वृद्धि होती है। देयरफॉर, आगे जोड़ दीजिए, देयरफॉर a proper control must be imposed on them। इसलिए उन पर उपयुक्त नियंत्रण आरोपित किया जाना चाहिए। In this context, the internal control over administration becomes very relevant। इस संदर्भ में प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। It is ensured through the following ways। इसे निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। ओके, अब जो है आपको चूंकि 10 मार्क्स का उत्तर लिखना है तो आप वो सारे पॉइंट्स भर लिखते चले जाएंगे। कार्मिक प्रबंधन, बजटीय व्यवस्था, है ना? हाँ, वेरी गुड पवन जी। तो क्या करना है, उन्हीं को बस लिखते चले जाना है। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको प्रत्येक पॉइंट्स के संदर्भ में कुछ बातें भी बताता चलूं। कैसे? क्योंकि मान लो आपके पास शब्द कम पड़ रहे हैं, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं लिखा है, तो अंदर ही कुछ अपना डिटेल लिख दीजिएगा, है ना? समझ गए? तो अब आप क्या लिखेंगे? अगला बात क्या है? पर्सनल मैनेजमेंट। किसी ने पूछा कार्मिक माने क्या होता है? कार्मिक माने कर्मचारी होता है। कार्मिक प्रबंधन। अब इसमें क्या क्या आएगा? तो भर्ती से लेकर पदमुक्ति तक सब।
भर्ती, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, पोस्टिंग, पदस्थापन, ट्रांसफर, स्थानांतरण, प्रमोशन, पदोन्नति, डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्यवाही। अच्छा, इसमें कहीं बीच में ट्रेनिंग भी डाल दो, रिक्रूटमेंट के साथ भर्ती और प्रशिक्षण दोनों, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण भी इसी में आएगा, ट्रेनिंग। ये है कार्मिक प्रबंधन। ओके, मैनेजमेंट में यानी कि आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक ही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तरीका है, भर्ती, प्रशिक्षण, है ना, ये सब पदोन्नति, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है पर्सनल के बाद? जो भी आपने लिखा हो, मेरे ख्याल से बजटरी सिस्टम लिखा होगा, बजटरी सिस्टम, बजटरी व्यवस्था। Remember that budgetary system is not budget passing. Many of the people would have been thinking, oh, I know this. Budget is being passed by पार्लियामेंट, लोकसभा, यही सब सोच रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। हाँ, अनुशासनात्मक कार्यवाही, ठीक है तनुप्रिया। तो ये क्या है मालूम? ये बजट जब हो जाता है थैंक यू आनंद उपाध्याय जी। रजनी सर के आसपास भी अगर कोई पहुंच जाए, थोड़ा 1% भी तो बड़ी बात है। थैंक यू। तो वो है नहीं, बजट निर्माण की प्रक्रिया भी नहीं है, बजट पारित करने की प्रक्रिया में भी नहीं है, ठीक। ये उसके बाद की कहानी है। जब बजट पास हो करके आ जाता है तो उस पूरे धंधे पर स्वीटी कुमारी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक। तो उस पूरे के पूरे बजटरी एलोकेशन पर किसका नियंत्रण रहेगा? वित्त मंत्रालय का, ठीक। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय क्या करेगा? अब जो है सभी मंत्रालयों और विभागों को, सभी मंत्रालयों एवं विभागों को जो उन्हें मिला हुआ है या सैंक्शन करता है, ठीक है, धन का आवंटन करता है। In English, please write, the finance ministry allocates, sanctions नहीं लिखते हैं, allocates, sometimes sanctions भी यूज हो सकता है, the fund to the concerned ministries,
आपको मैं देखिए, मैंने आपको कह दिया कि आप उत्तर खत्म कर देंगे, लेकिन क्या अंधे हैं हम लोग? कॉपी में लिखा रहेगा बजटरी सिस्टम, किसी ने पूछ दिया व्हाट इज बजटरी सिस्टम, तो क्या बताएंगे? वी मस्ट नो. I have told you people number of times. First of all, ask why this collaborativity. जिसने पूछा सवाल कि ऐसा क्यों है, जिंदगी में करता धमाल भी वही है. कटसी दिया करें. किसको कटसी दें यार, हम समझ नहीं पा रहे हैं तुम्हारी बात. ओके. कुछ लोग मेरा टेस्ट करने लगते हैं. टेस्ट मत करो, पढ़ो. ठीक. तो आपको वाई पूछना ही पूछना है, और वाई के लिए ये सब जरूरी है. ठीक. तो ये क्या हुआ? बजटरी एलोकेशन. अब क्या केवल एलोकेशन से नियंत्रण हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है. ध्यान से लिखना, आगे अपने आप चीजें क्लियर होंगी. ठीक है. क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट्स an officer, लिखिए, a finance officer in each and every ministry or department. वित्त मंत्री सभी मंत्रालयों अथवा विभागों में एक वित्त मंत्रालय लिखिएगा हिंदी में, फाइनेंस मिनिस्ट्री. वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों एवं विभागों में एक वित्त अधिकारी की नियुक्ति करता है. एक वित्त अधिकारी की नियुक्ति करता है. Who is called as integrated financial advisor, जिसे एकीकृत वित्तीय सलाहकार कहा जाता है. जिसे एकीकृत वित्तीय सलाहकार कहा जाता है. IFA reports to Ministry of Finance and advises to the concerned ministry. हिंदी वाले भी लिख लें. एकीकृत वित्तीय सलाहकार वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करता है. साथ ही साथ मंत्रालयों एवं विभागों को सलाह भी देता है. वित्त के मामले में देगा और किसी मामले में नहीं, वित्तीय अनुशासन के मामले में. ठीक है. ओके.
तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा ऑफिसर है जो वित्त मंत्रालय और किसी प्रशासकीय मंत्रालय के बीच की कड़ी रहता है। किस मामले में? वित्तीय मामलों में, फाइनेंशियल मैटर में। बाकी मैटर से इसका कोई लेना देना नहीं होता। चलिए, अब इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं सब वन लाइनर हैं, उसमें आपको कुछ लिखना भी नहीं है, आप जानते हैं। एफिशिएंसी पर बहुत बार बोल चुका हूं, कार्य कुशलता, ठीक है, एफिशिएंसी पर बहुत बार बोल चुका हूं। फिर पद सोपान पर बहुत बार बोल चुका हूं। जांच पड़ताल होती है अगर कोई कुछ गलत कर देता है तो। फिर उसके बाद आप यह भी जानते हैं कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों का हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को खान ग्लोबल स्टडीज की टीम की तरफ से अभी तुरंत ही ब्लॉक कर देना चाहिए। कुछ बहुत ही बदतमीज लोग हैं, इनको पता होना चाहिए कि ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी बदतमीजी नहीं समझ में आती किसी को, ठीक है। हाँ, इनको ब्लॉक करवा ही दीजिए, कर ही दीजिए। मैं तो केजीएस टीम से कहूंगा कि इनको खत्म करिए, यहां से ब्लॉक करिए, ये दिखाई ना दें। पढ़ना लिखना है नहीं, केवल मैसेज मैसेज लिखते रहते हैं। अरे मम्मी पापा देखेंगी तो फिर पता नहीं क्या करेंगी तुम्हारा। चलो, तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रो जो है, क्या कहते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन में होगा, ठीक। उसके पहले कोई का सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। पढ़िए चुपचाप, ठीक, ध्यान से पढ़िए। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इंटरनल है, और इसमें से दो जो तरीके हैं, पर्सनल मैनेजमेंट वाला और बजटरी सिस्टम वाला, ये दोनों बहुत प्रभावी हैं। कई बार आप सुनते हैं कि किसी डिपार्टमेंट का फंड रोक दिया है सरकार ने, तो सैलरी नहीं मिलती वहां के लोगों की जो काम कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस में हो सकता है कि लोअर लेवल के लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, ठीक, लेकिन सैलरी जब रुकेगी तो उनकी भी रुक जाएगी, है ना, उनकी भी रुक जाएगी। तो ये फंड रोक दिया जाता है तो बहुत सारे चीजें नहीं हो पाती। तो ये हो गया। और दूसरी बात, अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी कुछ गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ बहुत सारे काम करते हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स किसी ने पूछा है, ये जरूरी चीज है, बताना है। पेशेवर मानदंड, सपोज मैं इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सपोज you are an IAS officer, and being an IAS officer you are a district magistrate of a district। आप किसी के जिले के क्या है, अधिकारी हैं, और कौन से अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं। तो जिला अधिकारी के रूप में आपको किन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, What are your duties and responsibilities? कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का जो आपका वो थैला है, बैग है, वही बताता है कि आप किस प्रकार के पेशेवर मानदंड के साथ चलेंगे, ठीक, क्लियर। यानी कि जो जिस पेशे में है
उसका अपना एक स्टैंडर्ड होगा, प्री डिफाइंड होता है कि आपको इतना काम करना। जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में आजकल एक और काम हो गया है कि क्या कहते हैं, एक नंबर सबको मिल गया है जिसको CUG नंबर कहते हैं, है ना, और उस पर चाहे जो भी कॉल आए अटेंड करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। ठीक, तो ये भी एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ये भी है, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा रहता है कि अगर आप गजटेड ऑफिसर हैं तो आप हेडक्वार्टर छोड़ के जा ही नहीं सकते, मतलब जहां आपकी पोस्टिंग है उस क्षेत्र को छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। यह भी कहीं, लेकिन कहीं लिखा नहीं है कि आपको 24/7 काम करना है, लेकिन आपको 24/7 अपनी ड्यूटी पर रहना पड़ता है, 24 घंटे 7 दिन, कहीं लिखा नहीं है। तो किसी ने पूछा कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और एथिकल में क्या फर्क है, तो यही फर्क है। ये एथिकल मामला है कि आपको 24 घंटे 7 दिन अपनी ड्यूटी पर तैनात रहना होता है, कहीं लिखा नहीं है ये, लेकिन आपको करना पड़ता है। ये सब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में आते हैं। चलिए, तो इस तरह से मैं ये मानता हूं कि इनके बारे में सारा कुछ हो गया। अब चलिए एक्सटर्नल कंट्रोल में चलते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल, बाह्य नियंत्रण। और फिर देखिए, इस पे भी कोई सवाल आएगा तो इंट्रोडक्शन वही रहेगा कि नियंत्रण क्यों चाहिए। कुछ भी फर्क नहीं होना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो बाह्य नियंत्रण में सबसे पहला नियंत्रण कौन सा पढ़ना है आपको? सबसे पहला नियंत्रण आपको पढ़ना है लेजिस्लेटिव कंट्रोल। लेजिस्लेटिव कंट्रोल। एक बात आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब ठीक है मेरा। तो डाउट सेशन में, उसके पहले कुछ नहीं, विधायी नियंत्रण में क्या करना है, समझना है। क्योंकि विधायी नियंत्रण दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में हो सकता है, संसदीय में भी और प्रेसिडेंशियल में भी, अध्यक्षीय में भी। लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज देयर इन बोथ टाइप ऑफ governments, whether it is parliamentary form of democratic government or it is presidential form of government. Okay, but as we are living in a country which is having a
parliamentary form of democratic government. That's why we will focus more on parliamentary form of government's legislative control. Okay? So legislative control in parliamentary form of government and presidential form of government, I would like to explain you first of all. राइट डाउन तो आप करते ही हैं, और मुझे लगता है कि जो भी बुद्धिमान आदमी है, जो भी समझदार है, ये तो कम से कम मैसेजिंग में नहीं पड़ता है, वो अपना काम करता रहता है। और जो समझदार नहीं होता है उसको क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, ये आप लोग जानते होंगे, बस मैं समझदारों को जानता हूं। ठीक, तो जो समझदार नहीं होते उनको क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे, मुझे तो जानकारी नहीं है उनको क्या कहते हैं। किसी को जानकारी हो भी तो इस पे मत लिखना, है ना, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे जो दिन रात मैसेजिंग में लगे रहते हैं, यहाँ क्लास लेने नहीं आते हैं, कुछ और करने आते हैं। चलिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक फिगर आप बनाने जा रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव in parliamentary form of democratic government. ठीक, इस फिगर का नाम क्या लिखेंगे? कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच संबंध। कहां पर? संसदीय शासन प्रणाली में। और ये रिश्ता क्या कहलाता है जरा देखिए, बड़ा सिंपल सा है और बड़ा अच्छा कुछ कहलाता है, संसदीय शासन प्रणाली कहलाता है ये रिश्ता। देखिए, ये रिश्ता कुछ इस तरह का है, ये जो सर्कल है इसका नामकरण करने के पहले इसको लेजिस्लेचर कहा जाता है, विधायिका। ठीक, विधायिका। और जब इसका नामकरण कर दिया तो इसका नाम रखा पार्लियामेंट, संसद। तो ये जो पूरा सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस एंटायर सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द पार्लियामेंट। जबकि ये जो त्रिभुज जैसा है ये क्या है? तो ये है एग्जीक्यूटिव। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव। संसदीय शासन प्रणाली में अगर आप देख रहे हो तो एक चीज दिख रही है यहां पर कि ये जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसका कुछ हिस्सा संसद में घुसा हुआ है। संसद में घुसा हुआ है, क्यों? समझ जाएंगे अभी। आप रट्टा मारते रहते हैं कि पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, है ना, पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, जिसमें वहां का भारत का राष्ट्रपति भी शामिल है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, फिर इसके 2 हाउस, अपर हाउस इज कॉल्ड एज राज्यसभा, लोअर हाउस इज कॉल्ड एज लोकसभा। ओके, हैं? चलिए, अब जरा देखिए,
ये जो प्रेसिडेंट महोदय हैं ये आपके पार्लियामेंट के भी अंग हैं। इस फिगर के कारण बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में है। हाँ भाई, ये कौन है? कोई अगर तो मेरी बात सुने तो ये जो सुमन कोई है, पुरुष है कि महिला समझ नहीं आ रहा है। सुमन तो हमारे यहाँ नाम महिलाओं का होता है, फिर भी इसको ब्लॉक कर दीजिए। करिए जरा इसको ब्लॉक। तो सारे बच्चे इसको लेकर के थोड़ा परेशान है। इसको ब्लॉक कर दीजिए, सुमन को ब्लॉक करिए। जिसको देखो वही उसके पीछे पड़ा है, और उसका नाम दोबारा कोई लिखे तो उसको भी ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक परमानेंटली, फॉरएवर। चलिए, मूर्खों का मेला लगा लेते हैं। ठीक, तो ये फिगर ही दिखा रहा है कि ये कहां है, और जो भी उसका नाम लेगा उसको भी ब्लॉक करवा दूंगा, याद रखना। ठीक, एकदम याद रखना, और परमानेंट ब्लॉक करवाऊंगा। चलो, तो अब देखो, इसी पार्लियामेंट से, इसी लोकसभा से या राज्यसभा से एक और इकाई या बॉडी निकल के आती है, जिसे आप कहते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में या अगुवाई में मंत्रिपरिषद। ठीक, तो क्या हुआ? ई का मतलब एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका। सुन लिया करो जब बोला जाता है। तो मंत्रिपरिषद का अगुवा कौन है? प्रधानमंत्री। ध्यान से देखिए, अब ये जो बॉडी है इसको आप कहते हैं राजनीतिक कार्यपालक, और ये सारे के सारे राजनीतिक कार्यपालक कहां से आ रहे हैं? द ऑल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर, हाँ, भारत के संदर्भ में, ऑल दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी पार्लियामेंट। ओके, क्योंकि ये संसद से लिए गए हैं, इसलिए आते हैं, इसलिए ये हमेशा संसद के प्रति इनकी जवाबदेही बनी रहेगी। और जरा देखिए, ध्यान से समझते जाना, ध्यान से। और जरा देखिए, अब यही मंत्रिपरिषद, ठीक, जब सेपरेट हो जाती है, यानी कि ये हो गया रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पर कौन है? तो डिफेंस मिनिस्टर इसके हेड हैं। फिर कोई हो गया शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन, कोई हो गया हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसका मंत्री। ठीक, तो ये चाहे जितने मंत्री अलग अलग हों, चाहे जितने मंत्रालय हों, चाहे, अभी समझना है, चाहे जितने विभाग हों, सारे के सारे अंततः कहां जाएंगे? अंततः यही जवाब देना होगा। और देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि जनता के प्रति जवाबदेही होनी है, तो जनता के प्रति जवाबदेही, तो यहाँ जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, संसद सदस्य बैठे हुए हैं, वे क्या हैं? वे सीधे हमारे आपके सेवक हैं, हमारे आपके जन
प्रतिनिधि हैं। क्लियर है? ठीक। तो अब देखिए कि जो संसदीय शासन प्रणाली होगी उसमें ध्यान से समझते जाइएगा। जो संसदीय शासन प्रणाली होगी उसमें क्या होगा? उसमें संसद का नियंत्रण कार्यपालिका पर और प्रशासन पर ज्यादा प्रभावी रहेगा। ठीक। इसको आप बना करके रख लीजिए। ये बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बना करके रख लीजिए। जल्दी बनाइए, डू इट फास्ट। डन, वेरी गुड। हाँ, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। हाँ, शिवम कुमार डिलीट मारिए और इसको हटाइए, जरा ब्लॉक करिए इसको। शिवम कुमार को ब्लॉक करिए। गुड। अब जरा आ जाइए अगले दिन देश में, और वो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाला देश, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, दुनिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल यूएस है, अमेरिका है। वहां पर फिगर बहुत मोटा है, मोटा फिगर का नाम, मोटा फिगर लिख लीजिए। जब बोल रहे थे तो अपने एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे। अब यहां देखिए, यहां की संरचना थोड़ी डिफरेंट है, इसको जुडिशरी के साथ ही बताना पड़ेगा। ठीक। जे फॉर जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका के एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत वहां के दोनों अन्य अंग हैं। ये हो गया वहां का विधायिका और ये हो गई वहां की कार्यपालिका। ठीक। अब जरा ये समझ लीजिए, ये है वहां का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और ये क्या है? मैंने कहा ये वहां की लेजिस्लेचर है, विधायिका, जिसका नामकरण उन्होंने किया है कांग्रेस। कांग्रेस। और आपको पता होगा कि एक कांग्रेस दुनिया का एक ऐसा बॉडी है जिसका अपर हाउस लोअर हाउस से ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है। अपर हाउस को वहां कहते हैं सीनेट, और लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि सभा। इस पे हमको ज्यादा जाना नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है, बस ये एक संदर्भ के लिए बता रहा हूं। और कांग्रेस का एक पार्ट कौन है? राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति भी कांग्रेस का यानी कि विधायिका का महत्वपूर्ण अंग तो है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। ठीक। तो अब जरा देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति पर, और ये वहां का वास्तविक कार्यपालक है। तो जैसे हमारे यहां
भारत का प्रधानमंत्री वैसे वहां का राष्ट्रपति। अब ये जनता से सीधे चुनकर चला आता है इसलिए। और दूसरी बात, संरचनात्मक स्तर पर इसका इससे कोई संबंध नहीं है, कांग्रेस से बिल्कुल बाहर है। तो इसका मतलब क्या, हाँ ये भी बनाइए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका पर विधायी का या विधायी नियंत्रण तुलनात्मक रूप से बहुत कमजोर होता है। लिख लीजिए, इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ government, in the presidential form of government, the legislative control over executive is very less in comparison to the parliamentary form of democratic government। हिंदी वाले पहले ही लिख चुके हैं कि वहां क्या होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण तुलनात्मक रूप से कम होता है या कमजोर होता है। ओके, अभी अभी हो गया प्रीति यादव। चलिए, थैंक यू। तो ये हो गया आपको समझने का मामला। अब देखिए, हेडिंग होगी लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन इंडिया, और जब भी इंडिया की बात होगी ये वाला फिगर याद रखिएगा, ये वाला फिगर याद रखिए। इंडिया की बात होगी तो ये फिगर याद रखिएगा, और जब अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात होगी तो अगला फिगर याद रखिएगा। चलिए, प्रशासन पर भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, legislative control over administration in India, पेपर में बना देंगे तो 80% मार्क्स पाएंगे। 80%। कहीं देखा ना होगा आज तक आपने ऐसा फिगर, नेवर एवर। अभी जब जुडिशियल कंट्रोल पढ़ाएंगे तो इसमें इंडिया वाले में एक और चीज जलेगी, तो आप और सरप्राइज हो जाएंगे कि केवल फिगर याद रखा जाए तो हजारों तरह के क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, हजारों तरह के। चलिए, आ जाइए अब मुद्दे पर। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन इंडिया इज of following 3 types। ओके, एक आदमी कैलकुलेट कर रहा है, आर्यन सिंह, 50% से ज्यादा मिलेगा। भाई 84% मार्क्स अगर हिमांशु गुप्ता को यूपी पीसीएस में आ सकते हैं तो आपको 80% मार्क्स भी आ सकते हैं यूपीएससी में। चलिए, it is ensured following 3 manners।
पहला, या इट कैन बी, आप चाहें तो लिख सकते हैं इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3। हिंदी वाले लिख सकते हैं इसे निम्नलिखित 3 में विभाजित, 3 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। विभाजित मत लिखिएगा, व्यक्त किया जा सकता है। जनरल कंट्रोल, उसके बाद आप लिखिए फाइनेंशियल कंट्रोल, और फिर उसके बाद आप लिखिए डिटेल्ड कंट्रोल। डिटेल्ड कंट्रोल। हिंदी में विस्तृत नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, सामान्य नियंत्रण। और अभी जब इसका अंदर का बात आएगा तो आप सब कहोगे 8 तारीख से इंग्लिश मीडियम का ऑप्शनल शुरू हो रहा है। हिंदी का तो मैं अभी नहीं जानता। तो आप सब कहेंगे कि सर ये तो हम जानते हैं, काम ही खत्म है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप सब कहेंगे। तो आप जानते हैं कि संसद में क्या होता है, सामान्य नियंत्रण रखा जाता है। कैसे? तो थ्रू क्वेश्चंस, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। ठीक, आपको पता है स्टार्ड होता है या अनस्टार्ड होता है ना, तमाम तरह के प्रश्न। ठीक, प्रश्न। फिर उसके बाद क्या होगा? मोशंस एंड रेजोल्यूशंस। मोशंस प्रस्ताव एवं संकल्प हिंदी में कहते हैं। तो जो पार्लियामेंट में प्रश्न आता है, संकल्प आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो पूरी के पूरी तरह से क्या कहते हैं, आपका वही हो गया, अविश्वास का मामला है। ठीक, रेजोल्यूशंस आते रहते हैं, आपने सब पढ़ चुका है, पढ़ रखा है, तो इसका डिटेल मुझे करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल कंट्रोल भी आप पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़े हैं? तो इसमें क्या आता है, पासेज ऑफ बजट, बजट पारित किया जाना, बजट पारित करना या किया जाना। तो बजट पारित करने के माध्यम से भी संसद जो है या विधायिका जो है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कोई बता सकता है इसके तरीके क्या क्या उसको मिलते हैं? हाँ, प्रिया कुमारी कह रही हैं, तो प्रिया आप ही बता दीजिए कि ये बजट पारित करके किस प्रकार के नियंत्रण का तरीका उनके पास रहता है, बताइएगा जरा। तो फिर यहां पर विभिन्न समितियों द्वारा, थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज में पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, एस्टिमेट कमेटी, अनुमान समिति जैसी अनेक समितियां होती हैं। ये भी आप पॉलिटी में
पढ़ चुके हैं। क्षमा को ही ब्लॉक होना है लगता है, बड़ी चिंता में है बेचारी। चलिए, बजट के बाद बजट पारित किया जाना, बजट पारित किया जाना, वेरी गुड। और सीएजी अलग से है, उसमें नहीं है। अच्छा, अरे यार सीपीएसआई यार हिंदी मुझे नहीं पता, मुझसे क्या पूछते हो? देखो ये सब सवाल पूछा करो वहां इन लोगों से जो आपके खान ग्लोबल स्टडीज का जो ऑफिस लोग है, ऑफिस वाला सब जानकारी लगता है। टीचर से क्यों पूछते हो ये कौन सा शुरू होगा वो कौन सा शुरू होगा? हाउ आई कैन नो? ठीक, हमको आज बताया गया कि पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल आपको शुरू करना है 8 तारीख से, इसलिए मैंने बता दिया। सीएजी अलग से है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, ये अलग से है। और आप इसको भी पढ़े हुए हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बस आप एक चीज नहीं पढ़े हो शायद, तो जरा आ जाइए उस पर जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, अनुमान समिति लिखा है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, parliamentary form of democratic government is almost ineffective, almost ineffective। हिंदी में प्रश्न लिख लें, संसदीय शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, हाँ वहीं राष्ट्रपति वहीं अंदर ही होगा निकिता। बाद में पूछिए, अभी हम 10 मिनट देने वाले हैं, 5 मिनट देने वाले हैं, ठीक है, अभी 5 मिनट देने वाले हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद क्लास नहीं करूंगा, आपके सवालों को लूंगा। तो तुम्हारे जितने सवाल हैं सब पूछ सकते हैं आप लोगों के। विधायी नियंत्रण, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण लगभग अप्रभावी होता है, लगभग अप्रभावी होता है। और इसको क्या करना है? क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण करें। चलिए अब सवाल एक एक करके दागना शुरू करिए। आलोचनात्मक परीक्षण करें। चलिए सवाल दागिए, क्या सवाल है? अब मैं मुंडी उठा लिया हूं शुतुरमुर्ग की तरह, तो भी नहीं पूछ रहे हो। ये सब सवाल पॉलिटी, देखिए मैं उसमें घुसा नहीं जानबूझ करके, क्योंकि फिगर समझ में नहीं आया, क्योंकि अंदर ही हाँ उसके भीतर ही राष्ट्रपति होगा,
संसदीय शासन प्रणाली में, अध्यक्षीय में नहीं होगा। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एक्चुअली जब आप न जाएंगे नौकरी में तो एक आपकी रिपोर्ट बनती है आपके निष्पादन की प्रत्येक वर्ष। आपका जो अधिकारी होता है जिसे आपके ऊपर कार्यवाही करने का अच्छा, क्रिटिकली एग्जामिन को अभी समझा दे रहा हूं, 1 मिनट रुको, यहां रुको। हाँ, चाहे जितने वर्ड में लिखो, सीबीआई एंड ईडी नो, वो नहीं होता है। हाँ, ये हो गया, ठीक है। हाँ, एस्टीमेट कमेटी, सर इसको लिखें कैसे, ये समझ नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं है, भाषा में अंतर है। आईएएस ओम प्रकाश जी, तो आप अपना समझ के लिखिए, फिर हम बताएंगे कल क्या लिखना है। ऊपर जाओ, लेफ्ट में, लेफ्ट में ऊपर जाओ। फिगर को एक बार क्लियर कर दीजिए, कल होगा क्लियर। अब समय सामान्य नियंत्रण, ये क्या है? सारे पीसीएस में हो जाएगा, दुनिया जहान के सभी, भारतवर्ष के कोई भी एग्जाम में। हाँ, तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट बता तो दिया कि आपकी एक रिपोर्ट बनती है आपके निष्पादन की, उसे वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट कहते थे। अब धीरे धीरे उसको परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कहा जाने लगा है, निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भी कहा जाने। ये एक बार फिर वाला काम ठीक नहीं होता, आप पीछे जाके करिए। बाह्य नियंत्रण, बाहर से 3 तरह से नियंत्रण रखा जाता है, विधायिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा और न्यायपालिका द्वारा। हाँ, एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं। प्रविधि का मतलब मैकेनिज्म होता है। कार्यपालिका विधायिका के लिए उत्तरदायी होती है, विधायिका आप हैं। चलो आगे बढ़ो। हाँ, क्रिटिकली एग्जामिन, ये बता देता हूं। जब भी आपके पास आता है ये शब्द एग्जामिन, तो पहली बात तो जान लीजिए, इसका मतलब हुआ परीक्षण। इट मीन्स यू हैव टू बिकम एन एग्जामिनर, परीक्षक बनना पड़ेगा आपको। और एग्जामिनर क्या करता है, बताता है सही है या गलत। ओके, तो जब भी किसी प्रश्न में ये डला रहेगा एग्जामिन, होशो हवास में प्रश्न को 5 बार पढ़ने की कोशिश करना। कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न में जो लिखा है वो गलत हो। और क्रिटिकल का हिंदी होता, क्रिटिकली का मतलब हिंदी में हुआ आत्मक। कम, आइए जरा ध्यान पूर्वक अपनी नजर डालिए। हैव अ लुक टू मेक योर व्यू। आइए दृष्टिपात करिए, जरा ध्यान से देखिए, जिससे कि आप अपना क्या बना सकें, मत बना सकें। और कैसा मत, आत्मक, बिल्कुल उसके सोल में प्रवेश करना है। उस जो प्रश्न पूछा गया है उसके अंदर में प्रवेश करके देखना है, सही है, परीक्षण करना है तो सही है या गलत है। अब चूंकि क्रिटिकली कह दिया है तो आपको यह भी बताना पड़ेगा। वही बात मैंने कहा है, वाई जिसने पूछा उसकी जिंदगी तर गई। तो क्यों सही है या फिर क्यों गलत है, यह भी बताना पड़ेगा। ओके।
हाँ, सीएजी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उसके क्या तरीके होते हैं, निष्पादन मूल्यांकन, वो सब पढ़ना होता है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, गोपनीय रिपोर्ट बता चुका। समितियां संसद बनाती है। चलो, इनके पास कोई सवाल नहीं है, अब ये बकवास कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बंद करो। थैंक यू।